चलिए तो आज हम शुरुआत करते हैं विलयन के प्रकार यानी विचलन से। ठीक है, तो कल हमने बता दिया था आदर्श विलयन। जैसा कि हमें पता है कि आदर्श विलयन क्या कहलाते हैं, वे विलयन जो सभी सांद्रताओं पर और ताप पर राउल्ट के नियम का पालन करते हैं, जबकि जो विलयन राउल्ट के नियम का पालन नहीं करते हैं उन्हें अनादर्श विलयन कहते हैं। चलिए तो देखते हैं अनादर्श विलयन वे विलयन है जो राउल्ट के नियम का पालन नहीं करते हैं। जब राउल्ट के नियम का पालन नहीं करेंगे, अगर हम पीछे चलें थोड़ी सा, तो ये देखो जरा, राउल्ट के नियम का जब पालन नहीं करेंगे तो वो अनादर्श विलयन हो जाएंगे। जब राउल्ट के नियम का पालन नहीं करेंगे तो दो कंडीशन हो सकती है, या तो वो 0 से बड़े रहेंगे या फिर 0 से छोटे रहेंगे। अगर 0 से अधिक उनका मान होगा तब तो उन्हें कहेंगे धनात्मक विचलन, और अगर 0 से कम मान होगा तो कहेंगे ऋणात्मक विचलन। चलिए तो यहाँ पे देखते हैं, सबसे पहले आ गया धनात्मक विचलन प्रदर्शित करने वाले विलयन। तो देखो जरा, धनात्मक विचलन प्रदर्शित कौन से विलयन करेंगे, जिनका मान 0 से ज्यादा होगा। और ऋणात्मक विचलन कौन प्रदर्शित करेंगे, जिनका मान 0 से कम होगा, यानी उनके लिए 0 बड़ा है। चलिए तो देखते हैं हम धनात्मक विचलन क्या है। अब धनात्मक विचलन बहुत ध्यान से सुनना है हमें कि इसमें क्या होता है, विलायक विलायक और विलेय विलेय का जो आपसी आकर्षण है वो कैसा होता है, जितना इनका आकर्षण है मिलाने पर उससे आकर्षण कम हो जाता है। देखो जरा, आकर्षण कम हुआ इसीलिए तो ये दूर दूर हो गए, और दूर दूर हो गए तो आयतन में क्या हो गया, आयतन में हो गई है वृद्धि। यहाँ पे ये नहीं देखना कि आकर्षण में बढ़ गया, आकर्षण तो हो गया कम। आकर्षण कम अगर हो जाता है तो ये दूर दूर हो जाते हैं, और जब दूर दूर हो गए तो आयतन में वृद्धि हो गई, तो ये आयतन बढ़ गया। पहले आयतन कम था, यानी पहले विलयन जितने जिस पात्र में बन जाएगा मिलाने पर उस पात्र में नहीं बनेगा, क्योंकि आयतन में वृद्धि हो गई। तो इसकी शर्तें क्या हो जाएंगी, इसकी शर्तें हो जाएंगी जिस तरीके से पी आदर्श विलयन की शर्तें थी, PA बराबर P0 इंटू XA और PB बराबर P0 इंटू XB। लेकिन इसका मान क्या है, चूंकि धनात्मक की बात हो रही तो इनका मान क्या है, PA बड़ा है, इससे PA बड़ा है P0 इंटू XA से। PB क्या है, PB बड़ा है P0 इंटू XB से। डेल V विकसित बराबर, उसमें तो 0 था, लेकिन इसमें क्या हो जाएगा, इसमें हो जाएगा पॉजिटिव। पॉजिटिव मतलब ज्यादा, 0 से बड़ा मान। डेल H बराबर क्या हो जाएगा, डेल H बराबर पॉजिटिव यानी 0 से अधिक मान। यानी इसमें क्या कहेंगे, अगर हम बोले तो हम कहेंगे इसमें विलायक विलायक और विलेय विलेय का आपसी आकर्षण विलायक विलेय के आकर्षण से अधिक होता है, जिससे आयतन में वृद्धि हो जाती है। यहाँ आयतन में वृद्धि हो गई। आयतन में वृद्धि होने से क्या हो जाता है, इनका अगर हम देखें तो कम ताप पर ही जो उबलने लगेगा, तो इनका जो हिमांक है, इनका जो क्वथनांक है वो क्या हो जाता है, क्वथनांक कम हो जाता है। ठीक है, इनका क्वथनांक क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। और कम ताप पर ही जब ज्यादा वाष्प बनेगी तो वाष्प दाब में क्या हो जाएगी, वाष्प दाब में वृद्धि हो जाएगी। तो वाष्प दाब बढ़ जाता है और क्वथनांक कम हो जाता है। जब इनका क्वथनांक कम होता है तो इनके स्थिरक्वाथी मिश्रण को क्या कहते हैं, इनका स्थिरक्वाथी मिश्रण कहलाता है निम्न क्वथन एजियोट्रॉप। निम्न क्वथन एजियोट्रॉप। अब कोई पूछ रहा होगा, किसी के दिमाग में आया होगा कि भाई ये स्थिरक्वाथी मिश्रण क्या है, तो देखो जरा स्थिरक्वाथी मिश्रण क्या है। ऐसा विलयन, देखो जरा स्थिरक्वाथी मिश्रण क्या है, स्थिरक्वाथी मिश्रण का मतलब हुआ ऐसा विलयन जो बिना सांद्रता में परिवर्तन के आसवित हो जाता है। यानी अगर हम आसवन की प्रक्रिया करें, आसवन की प्रक्रिया क्या कहलाती है, आसवन की प्रक्रिया है जिसमें पहले हम वाष्पन करें, द्रव को क्या करें, द्रव को वाष्प में बदलें, तो ये क्रिया कहलाती है वाष्पन। द्रव को वाष्प में बदलना क्या हो रहा है, यहाँ पे हो रहा है वाष्पन। फिर यहाँ पर क्या कर दें, यहाँ पर हम इसको संघनित्र लगा के संघनित कर दें, तो वाष्पन प्लस संघनन, वाष्पन प्लस संघनन बराबर क्या हो जाएगा, आसवन। यानी स्थिरक्वाथी मिश्रण क्या है, ऐसा विलयन जो बिना संघटन में परिवर्तन के आसगत हो जाता है, क्या कहलाता है, स्थिरक्वाथी मिश्रण कहलाता है। यानी अगर हमने यहाँ पे पानी और शक्कर मिला दी, यानी यहाँ पर क्या भर दिया, शरबत अगर यहाँ पर भर दिया, फिर हमने इसको गर्म किया और इसको ठंडा कर दिया, तो यहाँ पर जो पानी आएगा, शरबत यहाँ पर कैसा होगा, मीठा होगा। कैसा होगा, मीठा होगा। लेकिन जो यहाँ पर पानी आएगा वो मीठा होगा क्या,
बिल्कुल मीठा नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर जो वाष्प बनेगी वो केवल किसकी बनेगी? पानी की बनेगी। किसकी बनेगी? पानी की बनेगी, शक्कर की नहीं बनेगी। शक्कर नहीं वास्तविक रूप में उड़ेगा। तो पानी जब यहाँ पर आएगा तो यहाँ बिल्कुल भी ये मीठा नहीं होगा। कैसा नहीं होगा? मीठा नहीं होगा। इसका मतलब हुआ इसके संगठन में तो परिवर्तन हो गया भाई, जबकि हमने क्या बताया था कि जिसके संगठन में परिवर्तन ना हो, बिना संगठन में परिवर्तन के आश्रित हो जाए, तब वो कहलाता है स्थिरक्वाथी मिश्रण। यानी अगर जितना मीठा शरबत यहाँ लगता था अगर उतना ही मीठा यहाँ लगता तो ये स्थिरक्वाथी मिश्रण कहलाता। यानी शरबत स्थिरक्वाथी मिश्रण नहीं है, पानी और शक्कर का विलयन स्थिरक्वाथी मिश्रण नहीं है। क्लियर हो गया? ये था। अब देखें हम धनात्मक विचरण कहलाता क्या है। देखो जरा, इसमें पूरी तरह से धनात्मक विचरण का जो उद्देश्य है, जो उसका यानी सार है, जो उसका वजह है, वो समझ में आ जाएगी। देखो स्थिरक्वाथी मिश्रण कौन, धनात्मक विचरण कौन दर्शाता है? धनात्मक विचरण दर्शाता है एथिल अल्कोहल और जल। तो देखो जरा, हमने यहाँ पर इसमें एथिल अल्कोहल भर दिया है। इसमें जब एथिल अल्कोहल भर दिया तो एथिल अल्कोहल के जो कण है वो अल्कोहल के कण आपस में इतनी दूरी पर है। बहुत ध्यान से देखना है, हमने तीनों पात्र आकार में बराबर बनाए हैं, ठीक है? तो तीनों पात्र आकार में बराबर हैं। इसमें एथिल अल्कोहल के कण भरे हुए हैं, यानी एथिल अल्कोहल के कण आपस में ये क्या कर दिया हमने? ये इसको कर दिया ए मतलब विलायक है। और इसमें पानी कर दिया, पानी क्या है? पानी बी, यानी मान के चले अगर ये विलेय है तो ये दोनों चीजें अगर इसमें मिल गई तो ये क्या बन गया? ये पानी के कण है इतनी दूरी पर। अब देखो जरा, ये पात्र बराबर है, हमने इन दोनों के पात्र को क्या किया? इसका आधा विलयन इसमें मिला दिया और इसका आधा विलयन इसमें मिला दिया। जब आधा विलयन इसमें मिलाया तो इसका ये कितना पात्र भरा है? आधा भरा है। ये कितना पात्र भरा है? आधा भरा है। और हमने आधा पात्र इसमें मिला के रखा, तो ये पात्र भी कितना भरना चाहिए था? आधा भरना चाहिए था। लेकिन ये पात्र देखो जरा पूरा भर गया है। इसका मतलब क्या हुआ? निश्चित है कि इसमें उतने ही कण इसमें बन नहीं रहे हैं। क्यों नहीं बन रहे भाई? पदार्थ तो बड़ा नहीं है, पदार्थ तो उतना ही है, क्यों नहीं बढ़ रहे हैं? यहाँ पर देखें जरा, देखो इसमें कण कहाँ है? आपस में पास है। इसमें कण आपस में पास है। लेकिन जब ये लाल वाले कण और ये नीले वाले कण आपस में मिले हैं तब ये दूर हो गए। यानी हो सकता है कि पानी के कण अल्कोहल के कण से कह रहे होंगे कि भाई दूर बैठो जरा हमसे, हमें तो बदबू आ रही है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि भाई उतनी जगह में वो बनेगी नहीं, उतनी जगह में नहीं बनेगा तो आयतन में क्या हो गई है? वृद्धि हो गई है। यही तो हम बात कर रहे थे कि आयतन में क्या हो जाती है? इनमें वृद्धि हो जाती है। जब आयतन में वृद्धि हो जाएगी तो क्वथनांक कम हो जाएगा, वाष्प दाब बढ़ जाएगा और इनके स्थिरक्वाथी मिश्रण को क्या कहेंगे? निम्न क्वथनीय जीवोत्रोह। ठीक है, यहाँ बात समझ में आ गई होगी। अब हमें क्या क्या पता चल गया कि एथिल अल्कोहल और पानी का मिश्रण क्या है? धनात्मक विचरण का उदाहरण है, आयतन में वृद्धि हो जाएगी। अगर हम एसीटोन और कार्बन डाइसल्फाइड ले लें, धनात्मक विचरण का उदाहरण है, आयतन में वृद्धि हो जाएगी। अगर हम मेथिल अल्कोहल और जल का उदाहरण ले लें, आयतन में वृद्धि हो जाएगी। ठीक है, धनात्मक विचरण का उदाहरण है। अब धनात्मक विचरण के बाद आ जाता है किसका नंबर? ऋणात्मक विचरण का। चलिए देखते हैं। देखो जरा, ऋणात्मक विचरण क्या है? जस्ट उल्टा। जो हमें धनात्मक पता चल गया तो ऋणात्मक तो अपने को ऑटोमेटिक पता चलेगा, क्योंकि जैसा उसमें हो रहा था इसमें जस्ट उल्टा होने वाला है। क्या? देखो जरा, यहाँ पर ऋणात्मक विचरण क्या है? देखो, जब ऋणात्मक विचरण में अगर हम इसको ए को विलायक माने तो विलायक और विलायक आपस में इतनी दूरी पर है, विलेय और विलेय आपस में इतनी दूरी पर है। लेकिन जब इनको आपस में मिलाया तो देखें जरा, इसकी जो दूरी जितनी है इसकी दूरी उससे कम हो गई। यानी विलायक का आकर्षण तो कम है, ये आपस में दूर बैठते हैं, लेकिन जब विलायक और विलेय को मिलाते हैं तो ये लोग पास बैठते हैं। यानी विलायक और विलायक का आकर्षण कम है और विलायक विलेय का आपसी आकर्षण ज्यादा है। यानी अगर मिला के रखेंगे तो ये थोड़ी सी जगह में बन जाएंगे, अलग अलग रखते हैं तो इनको ज्यादा जगह लगती है। यानी मिलाने पर जब विलायक और विलेय को मिलाते हैं अर्थात विलयन बनाते हैं तो विलयन को कम जगह लगती है, कम जगह में ही विलयन बन जाता है। इसका मतलब क्या हुआ कि इनके आयतन में कमी हो जाती है। अब ये बताओ, जब इसका बंध कम हो जाएगा, छोटा हो जाएगा, आयतन में कमी हो जाएगी तो बंध क्या हो जाएगा? बंध हो जाएगा मजबूत। जब बंध मजबूत हो जाएगा तो कम ताप पर उबलेगा क्या? ये नहीं उबलेगा। अब इसके उबालने के लिए ज्यादा ताप की आवश्यकता पड़ेगी, तो इसके क्वथनांक में क्या हो जाएगी? क्वथनांक में हो जाएगी वृद्धि। उसमें क्या हो जाती थी? उसमें हो जाती थी क्वथनांक में कमी, क्योंकि आयतन बढ़ जाता था, इसमें आयतन घट जाता था, क्वथनांक में वृद्धि हो जाएगी।
यानी जितने ताप पर पहले जितना वाष्प बनती थी, अब उतने ताप पर उतनी वाष्प बनेगी क्या? नहीं बनेगी। तो वाष्प दाब क्या हो जाता है? वाष्प दाब हो जाता है कम। तो वाष्प दाब में कमी हो जाती है, क्वथनांक में वृद्धि हो जाती है, आयतन में कमी हो जाती है, और क्वथनांक में वृद्धि के कारण इसके स्थिरपाती मिश्रण को क्या कहते हैं? इसके स्थिरपाती मिश्रण को कहते हैं उच्च क्वथन एजियोट्रॉप। ये कहलाता है उच्च क्वथन एजियोट्रॉप। ठीक है, तो ये उच्च क्वथन एजियोट्रॉप हो गया। अब अगर हम देखें इनकी जो शर्तें थी जस्ट धनात्मक से उल्टी, कि Pa छोटा रहेगा P0 इंटू एक्स से, Pb छोटा रहेगा P0 भी इंटू एक्स बी से। भी देखो जरा आयतन में वृद्धि क्या हो गई? आयतन में जिनका आयतन था मिक्स करने पर कम हो गया। अभी हमने बताया था, देखो ये कम हो गया, ज्यादा था कम हो गया। और जो एंथैल्पी है वो भी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। अब इनके उदाहरण क्या है? ऐसा किसके साथ होता है? ये देखो ऐसा होता है एसीटोन के साथ और क्लोरोफॉर्म के साथ। देखो जरा हमने यहाँ पे क्या किया है, एसीटोन का जैसा कलर है उसको हमने इस विलयन में भर दिया है, इस पात्र में भर दिया है, और क्लोरोफॉर्म का जैसा कलर है उसको हमने इस पात्र में भर दिया है। इंपॉर्टेंट बात फिर से देखें, यहाँ पर तीनों पात्र के आकार बराबर है। ध्यान से सुनना जरा, तीनों पात्र के आकार बराबर है। यहाँ पर एसीटोन और एसीटोन के कण जब आपस में बैठते हैं तो इतनी दूरी पर बैठते हैं, जब इसमें क्लोरोफॉर्म के कण बैठते हैं तो आपस में इतनी दूरी पर बैठते हैं। लेकिन जब दोनों को मिला के रखा जाता है तो ये पास पास बैठते हैं। बताओ जरा, यहाँ पर फुल फुल भरा हुआ है पात्र, और जब मिला के रखा तो आधा भरा हुआ है, यानी कण इतनी सी जगह में बन गए, यानी उनमें क्या हो गया? आकर्षण बढ़ गया है। तो आयतन में क्या हो गई? आयतन में कमी हो गई। यहाँ पर फुल पात्र भरा है, पात्र का आकार हो गया, यहाँ पे आधा पात्र भरा है, इसका मतलब आयतन में क्या हो गई है? आयतन में हो गई है कमी। क्लियर? तो आयतन में कमी हो जाती है। अब देखो जरा, क्लोरो क्या एथिल को HCl और H2 देखा जरा, और HNO3 और H2, ये तीनों का एक एग्जाम्पल है। ये ऋणात्मक विचलन के उदाहरण हैं। तो इसमें आयतन कम हो जाता है। इसके स्थिरपाती मिश्रण को क्या कहेंगे? इसके स्थिरपाती मिश्रण को कहेंगे उच्च क्वथन एजियोट्रॉप। ठीक है, ये इसका कहलाएगा उच्च क्वथन एजियोट्रॉप। ठीक है, अब देखो जरा दोनों में अगर हम अंतर देखें तो ऋणात्मक विचलन में और धनात्मक विचलन में क्या अंतर है? पहली बात हमें पता होना चाहिए कि अगर इस साल की हम बात करें तो हमारे इस चैप्टर से 2 नंबर का क्वेश्चन आना है और 3 नंबर का क्वेश्चन आना है। अगर हम इसका पहले 5 नंबर का जब इसमें से क्वेश्चन आता था तो 5 नंबर की भी तैयारी, इसका बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हुआ करता था क्या, कि ऋणात्मक धनात्मक विचलन में अंतर आ जाता था। इसमें अगर हम देखें तो ये देखो जरा, वे विलयन जिनका वाष्प दाब राउल्ट नियम के आधार पर अपेक्षित वाष्प दाब से अधिक होता है, यानी जितना राउल्ट नामक वैज्ञानिक ने बताया उससे ज्यादा होगा तो धनात्मक विचलन, उससे कम होगा तो ऋणात्मक विचलन। ठीक है, आयतन में वृद्धि हो जाएगी तो धनात्मक विचलन, आयतन में कमी हो जाएगी, आयतन घट जाएगा तो ऋणात्मक विचलन। वाष्प दाब अगर कम हो जाएगा, वाष्प दाब कम नहीं हो जाएगा, वाष्प दाब यहाँ पर बढ़ जाएगा। वाष्प दाब अगर बढ़ जाएगा तो धनात्मक विचलन, और वाष्प दाब अगर घट जाएगा तो ऋणात्मक विचलन। ठीक है, इनके स्थिरपाती मिश्रण को निम्न क्वथन एजियोट्रॉप, इनके स्थिरपाती मिश्रण को उच्च क्वथन एजियोट्रॉप। इनका क्वथनांक कम हो जाएगा, इनका क्वथनांक बढ़ जाएगा। इसका एग्जाम्पल एथिल अल्कोहल और जल, मेथिल अल्कोहल और जल, कार्बन डाइसल्फाइड और एसीटोन। इनके एग्जाम्पल एसीटोन और क्लोरोफॉर्म, नाइट्रिक अम्ल और जल, HCl और जल, तो इनके एग्जाम्पल हो गए। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 3 नंबर में क्वेश्चन आता है। हमने जो सैंपल पेपर बनाया है उसमें भी इस क्वेश्चन को दिया है कि 3 अंतर लिखिए, 3 अंतर लिखिए माने 3 नंबर, कहीं कटने वाले हैं नहीं। ठीक है, अब अपन बात करते हैं काय की अणु संघ गुणधर्म की। बहुत इंपॉर्टेंट बात है क्योंकि इसके बाद आ जाते हैं अणु संघ गुणधर्म। तो जैसा कि नाम से पता चलता है कॉलीगेटिव प्रॉपर्टीज, तो नाम से पता चलता है अणु संघ। अणु संघ का मतलब क्या हुआ? वे गुणधर्म जो अणुओं की संख्या पर या मोलों की संख्या पर निर्भर करते हैं वो क्या कहलाते हैं? अणु संघ। नाम ही से पता चलता है अणु संघ, अर्थात जो अणुओं की संख्या पर निर्भर करते हैं, अणुओं की काय पर निर्भर करते हैं? संख्या पर निर्भर करते हैं, वो क्या कहलाते हैं? अणु संघ गुणधर्म। ऐसे कौन से गुण हैं जो अणुओं की संख्या पर निर्भर करते हैं? देखते हैं, देखो जरा।
ऐसे 4 गुण हैं। नंबर 1 तो हो गया क्या, वाष्प दाब में अपेक्षक अवनमन, ये प्रथम अनुसंख गुणधर्म है। दूसरा हो गया क्या, क्वथनांक में उन्नयन, ये दूसरा अनुसंख गुणधर्म है, क्वथनांक में वृद्धि हो जाएगी। हिमांक में अवनमन, अवनमन और अवनमन मतलब क्या हुआ, दोनों में कमी हो रही है, और ये उन्नयन मतलब क्या हुआ, वृद्धि हो रही है। और आ गया परासरण दाब, अपन इसमें परासरण दाब में उन्नयन भी कह सकते हैं, क्योंकि परासरण दाब भी बढ़ेगा। तो ये चारों क्या हो गए, अनुसंख गुणधर्म हो गए। अब अगर हम इसमें देखें, एक एक करके चारों को लेते हैं। अब यहां पर हम ले रहे हैं क्या, यहां पे ले रहे हैं पहला वाला क्या, वाष्प दाब में अपेक्षक अवनमन। ये क्वेश्चन कैसे आएगा परीक्षा में, परीक्षा में क्वेश्चन आ सकता है कि राउल्ट का नियम लिखिए तथा वाष्प दाब में अपेक्षक अवनमन के लिए सिद्ध कीजिए। चलिए तो हम राउल्ट के नियम से इसको सिद्ध करते हैं। राउल्ट का नियम हमें पता है क्या सिद्ध हुआ था कि किसी अवाष्पशील विलययुक्त विलायक का वाष्प दाब शुद्ध विलायक की वाष्प दाब और विलायक के मूल प्रभाज के गुणनफल के बराबर होता है। ये हुआ था सिद्ध राउल्ट का नियम। अब देखो जरा, अब हम यहां से शुरुआत करके चलते हैं, इसको हम फिर से लिख देते हैं। यानी क्या लिखते हैं, P बराबर P0A इंटू एक्स ए। ठीक है, अब हमें एक चीज पता है क्या, हमने कल पढ़ाया था, आप पुराने वीडियो में देख सकते हैं, हमने पढ़ाया था क्या, एक्स ए, जब हमने पढ़ाया था क्या, मूल प्रभाज, तो हमने वहां बताया था एक्स ए प्लस एक्स बी बराबर क्या होता है, बराबर होता है 1। तो हमें यहाँ पर एक्स ए का मान चाहिए, तो हम अगर एक्स ए बराबर लिखते हैं तो क्या हो जाएगा, 1 माइनस एक्स बी, ये हो जाएगा। अगर हम इस एक्स ए का मान समीकरण नंबर 1 में रख दें तो क्या हो जाएगा, ये देखो जरा, हो जाएगा पी ए बराबर P0A, यहाँ पे क्या आ गया, एक्स ए का मान तो हमारे पास है 1 माइनस एक्स बी, ये आ गया। अब हम यहाँ पे क्या करें, इसका अंदर गुणा कर दें, तो P बराबर क्या हो जाएगा, इसका इंटू में गुणा होगा तो क्या हो जाएगा P0A माइनस इसका गुणा हो जाएगा तो P0A इंटू एक्स बी। ठीक है, अब हम माइनस का P0 इंटू एक्स बी बराबर के इस तरफ ले जाए तो काय का हो जाएगा, प्लस का, तो P0 इंटू एक्स बी यहाँ लिख दिया, बराबर P0 यहाँ पर जब का तो है, और PA को हम अगर बराबर के इस तरफ ले जाए तो काय का हो जाएगा, माइनस का। तो इस तरीके से अपना एक समीकरण बन गया। अब अगर हम इसमें देखें तो ये देखो जरा, अगर हम यहाँ पे क्या कर दें, अगर हम यहाँ पर एक्स बी बराबर कर दें तो गुणा की संख्या कहाँ आ जाएगी, बटे में, तो क्या हो जाएगा P0A माइनस PA अपॉन P0A, ये समीकरण बन गया। अब यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट बात ध्यान से सुनना है, क्योंकि ये क्वेश्चन घुमा घुमा के आता है क्या, कि वाष्प दाब क्या है, वाष्प दाब में अवनमन क्या है, और वाष्प दाब में आपेक्षक अवनमन क्या है। तो सुने जरा, P कहलाता है वाष्प दाब, P0A माइनस PA ये कहलाता है वाष्प दाब में अवनमन। बहुत इंपॉर्टेंट बात, P0A माइनस कहलाता है, P0A माइनस PA कहलाता है वाष्प दाब में अवनमन, और अगर इसमें P0A का भाग लगा दिया जाए तो ये कहलाता है वाष्प दाब में आपेक्षक अवनमन। ठीक है, 3 चीजें पता चल गई, वाष्प दाब में अवनमन और वाष्प दाब में आपेक्षक अवनमन। ठीक है, अब देखो जरा, अब अगर हम इसमें देखें क्या, यहाँ पर क्या सिद्ध हो गया है, देखो जरा, यहाँ पर इतना सिद्ध हो गया। अगर इसी को हम ऐसे लिख दें, P0A माइनस PA बराबर अपॉन P0A बराबर एक्स बी। अब हमें एक्स बी का मान पता होना चाहिए, एक्स बी क्या है, एक्स बी है विलेय का मूल प्रभाज। तो एक्स बी, चूंकि एक्स बी बराबर क्या होता है, एक्स बी बराबर होता है विलेय के मूलों की संख्या और समस्त घटकों के मूलों की संख्या। अगर एक्स बी का मान यहाँ पर रख दिया जाए तो क्या हो जाएगा, P0A माइनस PA अपॉन P0A बराबर क्या हो जाएगा, NB अपॉन NA प्लस NB, ये हो जाएगा। अब हमें NB और NA के मान भी पता होते हैं, तो देखो जरा, NB बराबर क्या होता है, WB यानी विलेय के मूलों की संख्या और बटे विलेय का द्रव्यमान और बटे विलेय के मूलों की संख्या। Na बराबर क्या होता है, विलायक का द्रव्यमान और बटे में विलायक के मूलों की संख्या। ठीक है, तो यहाँ पे नया समीकरण अपना क्या बन जाएगा, देखो जरा, यहाँ बन जाएगा अपना P0A माइनस PA अपॉन P0A बराबर क्या हो जाएगा, NB का मान ऊपर क्या है, WB अपॉन MB, और नीचे क्या है, WA
अपॉन एम ए प्लस WB अपॉन MB, ये हो गया। अब चूंकि विलयन इतना ज्यादा तनु है कि जब हम विलायक के मोलों की संख्या में विलेय के मोलों की संख्या जोड़ते हैं तो इसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है, ना के बराबर परिवर्तन होता है। तो हम चाहेंगे तो इसकी तुलना में इसको क्या मान सकते हैं, नगण्य मान सकते हैं। तो समीकरण क्या बन जाएगा, P0A माइनस PA अपॉन P0A बराबर क्या बन जाएगा, ये तो 0 हो गया, तो यहाँ पे हो जाएगा WB अपॉन MB और अपॉन WA अपॉन MA। ठीक है। अब अगर यहाँ पे बटे में बटे है, अगर हम इसको पलट दें तो ये संख्या काय में आ जाएगी, गुणा में आ जाएगी। तो देखो जरा इसमें हम यहाँ पे जगह कर लेते हैं, इसको थोड़ी सा छोटा कर देते हैं। इसको छोटा करने के लिए हम ऐसा करेंगे, ये देखो जरा कैसे करें, यहाँ से छोटा कर देंगे इसको। ठीक है, ऐसा छोटा कर दिया। अब क्या कर रहे हैं हम यहाँ पे, इसी समीकरण को देखो जरा हम बदल दें तो क्या हो जाएगा, P0A माइनस PA अपॉन P0A बराबर क्या हो जाएगा, WB इंटू क्या हो जाएगा, पलट जाएगा तो WB अपॉन MB और इंटू जब पलट गया तो ऊपर आ गया MA और अपॉन WA। इस तरीके से हमारा एक नया सूत्र बन गया और ये सिद्ध हो गया काय के लिए, वाष्प दाब में अपेक्षक अवनमन के लिए। अगर हमारे पास ये क्या है, ये है शुद्ध विलायक का वाष्प दाब, ये ऐसे विलायक का वाष्प दाब जिसमें विलेय मिला है। दूसरे स्टाइल में हम कह सकते हैं विलयन का वाष्प दाब, ये शुद्ध विलायक का वाष्प दाब, ये विलेय का द्रव्यमान ग्राम में द्रव्यमान, ये विलेय का आणविक द्रव्यमान, ये विलायक का ग्राम में द्रव्यमान और ये विलायक का आणविक द्रव्यमान और ये विलायक का ग्राम में द्रव्यमान। अगर हमारे पास सब चीजें हो और अगर ये ना हो तो ये निकाल सकते हैं। कोई भी चीजें हो, यानी जो एक चीज नहीं होगी उसको हम निकाल सकते हैं। ठीक है, तो इसका कहाँ सवाल लगेगा, कहाँ क्या होगा, इसका हम यहाँ पर देख सकते हैं। 2000 अगर एक सवाल आ जाए, क्या आ गया, एक सवाल आ गया कि 100 ग्राम एसीटोन में 1.2 ग्राम अवाष्पशील पदार्थ घुला है। यदि शुद्ध एसीटोन का वाष्प दाब 185 mmHg और विलयन का वाष्प दाब 182.5 mmHg हो तो अवाष्पशील पदार्थ का आणविक द्रव्यमान ज्ञात कीजिए। देखो क्या करना है, आणविक द्रव्यमान ज्ञात करना है, ये लिखा हुआ है आणविक द्रव्यमान ज्ञात कीजिए। जबकि एसीटोन का आणविक द्रव्यमान दिया गया है कितना है, 58 है। ठीक है, तो इसमें कौन सा सूत्र लगेगा, वही सूत्र लगेगा। देखो जरा कौन सा, PA बराबर, कलर चेंज कर देते हैं आपको दिखने लगे, सूत्र ये लगेगा P0A माइनस PA अपॉन P0A बराबर क्या, WB इंटू MA अपॉन MB इंटू WA, ये सूत्र लगेगा। इन सब का मान हमें पता होना चाहिए। तो ये देखो जरा P0A क्या है, शुद्ध विलायक का वाष्प दाब। शुद्ध विलायक का वाष्प दाब यहाँ पे कितना है, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है कि शुद्ध एसीटोन का वाष्प दाब 185 है। तो यहाँ पे हम देख लो जरा, यहाँ पे इसकी जगह पे कितना लिख देंगे, 185। ठीक है, PA क्या है, PA देखो PA है विलयन, इसमें लिखा हुआ, और विलयन का वाष्प दाब 182.5 है। तो इसमें लिख दो, माइनस में आ जाएगा 182.5 अपॉन P0A तो 185 है बराबर WB विलेय का ग्राम में द्रव्यमान, कितने ग्राम विलेय है, ये है 1.2 ग्राम। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 1.2 इंटू MA क्या है, विलायक का आणविक द्रव्यमान, विलायक है एसीटोन और एसीटोन का आणविक द्रव्यमान होता है 58 और MB विलेय का आणविक द्रव्यमान हमें ज्ञात करना है, यही तो पता नहीं है। और WA कितने ग्राम एसीटोन है, 100 ग्राम एसीटोन, तो 100 हो गया क्या, WA। ठीक है, इस तरीके से जब हम इसको हल करेंगे तो हमारा सवाल का आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसको हल करेंगे तो MB बराबर क्या, 3 गुणा कर दो तो MB बराबर हो जाएगा 100, यहाँ पे बचेगा 2.5 तो 100 इंटू 2.5 अपॉन कितना हो जाएगा 185 इंटू 1.2 इंटू 58। तो इस तरीके से क्या हो जाएगा, इस तरीके से हमें MB का मान निकल आएगा। ठीक है, लास्ट में हमने देखेंगे तो MB 151.5 करीब आ जाएगा, 51.5 आ जाएगा आंसर। ठीक है, ग्राम प्रति मोल इसका क्या होता है, इसकी इकाई होगी। ठीक है, तो इस तरीके से वाष्प दाब में अपेक्षक अवनमन का हम सवाल लगा सकते हैं। अब देखते हैं हम दूसरा आ गया क्या,
दूसरा आ गया है क्वथनांक में उन्नयन। तो क्वथनांक में उन्नयन क्या कहलाता है? क्वथनांक क्या कहलाता है? किसी वह ताप जिस ताप पर कोई पदार्थ उबलना प्रारंभ करता है उसका क्वथनांक कहलाता है। दूसरी तरीके से हम देखा उबलना प्रारंभ कब करता है? उबलना प्रारंभ करता है जब उसका वाष्प दाब, किसका? किसी पदार्थ का वाष्प दाब क्या हो जाता है? वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है, वायुमंडलीय दाब। ठीक है, तो जब किसी पदार्थ का वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है तो वह उबलना प्रारंभ कर देता है। इसे कहते हैं क्या? इसे कहते हैं क्वथनांक। अगर हम किसी शुद्ध विलायक में विलेय मिलाते जाएंगे तो क्या होता जाएगा? उसका क्वथनांक बढ़ जाएगा, और क्वथनांक में इस प्रकार की वृद्धि को ही क्या कहते हैं? उसे कहते हैं क्वथनांक में उन्नयन। ठीक है, तो देखते हैं जरा क्वथनांक में उन्नयन क्या है। देखो जरा क्वथनांक में उन्नयन क्या है। माना कि किसी पदार्थ का जो क्वथनांक है वो क्या है? किसी पदार्थ का किसी शुद्ध विलायक का जो क्वथनांक है वो T0 भी है, शुद्ध विलायक का। और इसका यहाँ पे लिखते हैं हम विलायक का जो क्वथनांक है वो क्या है? T0 भी है। और विलयन का क्वथनांक क्या है? विलयन का क्वथनांक है Tb। ठीक है, तो ज्यादा किसका होगा? ज्यादा होगा Tb, क्योंकि क्वथनांक में उन्नयन होता है, बढ़ता है, विलयन के ज्यादा होता है। तो अगर हम ज्यादा में से कम को घटा देंगे तो जो अंतर आएगा वो क्या कहलाएगा? वो कहलाएगा डेल Tb। और इसी अंतर को जो वृद्धि आएगा इसका मान हमेशा धनात्मक आएगा। जो वृद्धि होगी इसी को हम कहते हैं क्वथनांक में उन्नयन। यानी विलयन के क्वथनांक और विलयन के क्वथनांक में से हमने शुद्ध विलायक का क्वथनांक घटा दिया है, तो जो अंतर आता है उसे क्या कहते हैं? क्वथनांक में उन्नयन। वास्तव में क्वथनांक में उन्नयन क्या है? अगर हम कम विलेय मिलाएंगे तो क्वथनांक में उन्नयन कम होगा, ज्यादा विलेय मिलाएंगे क्वथनांक में उन्नयन ज्यादा होगा। तो वास्तव में अगर हम देखें तो क्वथनांक में उन्नयन क्या होता है? क्वथनांक में उन्नयन होता है T0B समानुपाती m, यानी मोललता के समानुपाती होता है। अगर हम समानुपाती का चिन्ह हटा दें तो Tb बराबर क्या हो जाएगा? K × m। अब यहाँ पर जो K स्थिरांक आया है, जो B लगाया है वो काय के लिए लगाया है? बॉइलिंग पॉइंट के लिए। तो यहाँ पर जो K आया है, अभी हम हिमांक पढ़ेंगे तो वहां भी K आएगा। तो दोनों में अंतर बना रहा है, दोनों के स्थिरांक में अंतर बना रहा है, तो उसमें हम फ्रीजिंग पॉइंट की वजह से F लगा देंगे और इसमें बॉइलिंग पॉइंट की वजह से हमने B लगा दिया। अब यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं? यहाँ पर हम क्या कहेंगे? Kb क्या कहेंगे? Kb एक स्थिरांक है जिसे क्वथनांक उन्नयन स्थिरांक कहते हैं। ठीक है, या मोलल क्वथनांक उन्नयन स्थिरांक कहते हैं। अब अगर हम यहाँ पे क्या कर दें, यदि हम मान लें क्या, यदि हम मान लें कि m बराबर 1 है तो डेल Tb बराबर क्या हो जाएगा? डेल Tb बराबर हो जाएगा Kb। यानी डेल Tb क्या है? क्वथनांक में उन्नयन। तो हम क्वथनांक में उन्नयन के बाद क्या कर सकते हैं? Kb को परिभाषित कर सकते हैं, क्योंकि कोई सवाल किस तरीके से आ सकता है, ये क्वेश्चन कैसे आ सकता है? एक तो आ सकता है कि क्वथनांक में उन्नयन से आप क्या समझते हैं? विलेय पदार्थ के आणविक द्रव्यमान के लिए सूत्र की स्थापना कीजिए। दूसरा कैसा आ सकता है? दूसरा आ सकता है कि मोलल हिमांक अवनमन स्थिरांक क्या है? विलेय पदार्थ के आणविक द्रव्यमान और क्वथनांक में उन्नयन के मध्य संबंध स्थापित करने वाले सूत्र की स्थापना कीजिए। ऐसे भी आ सकता है। तो देखो जरा यहाँ पे क्या होगा। तो यहाँ पे हम इसको कैसे परिभाषित कर सकते हैं कि अगर विलयन की मोललता 1 हो जाती है, ध्यान से सुनना जरा, इसके हिसाब से परिभाषा आ रही है कि यदि किसी विलयन की मोललता 1 हो जाती है तो इस समय उसके क्वथनांक में उन्नयन को ही मोलल क्वथनांक उन्नयन स्थिरांक कहते हैं। दूसरे तरीके से हम परिभाषित कर सकते हैं कि एक मोलल विलयन का क्वथनांक में उन्नयन मोलल क्वथनांक उन्नयन स्थिरांक कहलाता है। इस तरीके से भी अपन परिभाषित कर सकते हैं। अब देखो जरा, अब हमें विलेय पदार्थ के आणविक द्रव्यमान के लिए सूत्र चाहिए हो तो हम यहाँ पे देखते हैं डेल Tb बराबर Kb × m है। तो देखो जरा, हम इसी को क्या कर सकते हैं? हम यहाँ पर देखेंगे, चूंकि m क्या है? m विलयन की मोललता है। तो अगर हम देखें तो देखो जरा, मोललता बराबर m बराबर क्या होता है? Wb × 1000 अपॉन Mb × Wa। ठीक है, अब देखो जरा, अगर ये m की वैल्यू अगर इस समीकरण में रख देते हैं तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा डेल Tb बराबर Kb × m की वैल्यू है अपने पास क्या है? Wb × 1000 अपॉन Mb × Wa।
ये वैल्यू रख दी। अब हमें चूंकि क्या करना है, यहाँ भी ये समाप्त हो जाएगा, लेकिन अगर उसमें क्वेश्चन आया है कि विलेय पदार्थ के आणविक द्रव्यमान के लिए सूत्र की स्थापना कीजिए, तो ये पहुंच जाएगा mv ऊपर, mv यहाँ पहुंच जाएगा तो डेल टी बी आ जाएगा नीचे, kb इंटू डब्ल्यू बी इंटू 1000 अपॉन mv। अब mv तो यहाँ पे है नहीं कि डेल टी बी इंटू डब्ल्यू बी। इस तरीके से अगर हम क्या कर सकते हैं, अगर हमारे पास kb का मान है जो जल के लिए 0.52 होता है, अगर हमारे पास wb का मान है जो कि विलेय पदार्थ का आणविक द्रव्यमान, विलेय पदार्थ का ग्राम में द्रव्यमान है, अगर हमारे पास हेमांक मोन्यन है वो क्वथनांक मोन्यन है, और हमारे पास विलायक का द्रव्यमान है, तो हम उसके आणविक द्रव्यमान, विलेय का आणविक द्रव्यमान ज्ञात कर सकते हैं। जैसे जैसे देखो जरा इसमें हम कौन से सवाल में सूत्र लगेगा, इस सवाल को हम देख लेते हैं। देखो जरा जैसे अगर इसका सवाल आ जाए कि जैसे 68.4 ग्राम सुक्रोज, इतनी 68.4 ग्राम सुक्रोज कितने 1000 ग्राम जल में विलेय है, 1000 ग्राम जल में घुला है या घुली है, ठीक है। 68.4 ग्राम सुक्रोज 1000 ग्राम जल में घुली है, तो क्या करना है हमें विलयन का क्वथनांक ज्ञात करना है। विलयन का क्वथनांक क्या होगा, ऐसा क्वेश्चन आ गया। अब विलयन का क्वथनांक यानी क्या ज्ञात करना है, क्वथनांक क्या होगा, जबकि जल के लिए क्या है, जल के लिए kb की वैल्यू जो होती है वो होती है 0.52, ठीक है, और बाकी चीजें हमें पता होना चाहिए। तो देखो जरा इसके लिए क्या होगा, हमें चूंकि टीबी ज्ञात करना है, क्वथनांक विलयन का क्वथनांक ज्ञात करना, तो टीबी होता है विलयन का क्वथनांक, तो टी अपने पास सूत्र क्या है, टीबी माइनस T0b बराबर डेल टीबी होता है, ठीक है। अगर ये जल में विलेय है तो जल का जो क्वथनांक है वो क्या कितना होता है, जल का क्वथनांक तो 373 के होता है। तो अगर हमारे पास इसका मान तो हमें पता है 373 के, अगर हमें क्वथनांक में उन्नयन पता चल जाए तो हम क्या कर सकते हैं, तो हम विलयन का क्वथनांक ज्ञात कर सकते हैं। तो देखो जरा डेल टीबी ज्ञात करने के लिए हमारे पास सूत्र है, देखो जरा ये है सूत्र डेल टीबी ज्ञात करने के लिए, ये सूत्र हम यहाँ पर लगा देंगे। क्या सूत्र है, देखो जरा सूत्र है अपना डेल टीबी बराबर kb इंटू WB इंटू 1000 अपॉन mb इंटू WA, ये अपने पास सूत्र है। अब देखो जरा सबके मान रख दो, डेल टीबी बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखो जरा डेल टीबी बराबर हो जाएगा kb के मान कितना है 0.52, ये 0.52 आ गया। WB कितना है, विलेय का ग्राम में द्रव्यमान, कितने ग्राम विलेय है 68.4, देखो जरा ये 68.4 यहाँ पे लिख दिया। अब क्या है 1000, ये तो मान ही है जो का तो लिख दिया हमने 1000 अपॉन mb। अब हमें विलेय का द्रव्यमान आणविक द्रव्यमान चाहिए, तो सुक्रोज का आणविक द्रव्यमान हमें पता होना चाहिए 342 होता है, इंटू WA कितने ग्राम विलेय है 1000 ग्राम, तो यहाँ पे लिख दिया 1000। अब क्या करें, अब इस दशमलव को हटाएं तो यहाँ पर 2 जीरो बढ़ जाएंगे, क्योंकि दशमलव के बाद 2 जीरो है। इस दशमलव को हटाएं 1 जीरो बढ़ जाएगा, 3 जीरो से 3 जीरो कट जाएंगे, 342 से 684 कट जाएगा, 2 से 1000 कट जाएगा तो 500 आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर 2 से काट दो तो यहाँ पर 26 आ जाएगा, और यहाँ पर 250 आ जाएगा, फिर 2 से काट दो तो यहाँ पर 125 आ जाएगा, और यहाँ पर 13 आ जाएगा। तो डेल टीबी बराबर अपना क्या आ गया 13/125, और जब हम 125 का भाग लगाएंगे 13 में तो डेल टीबी बराबर कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 0.104, इतना आ जाएगा, ठीक है। अब हमें डेल टीबी का मान यहाँ पे मिल गया। देखो जरा यहाँ पर अब हम यहाँ पे क्या करें, हमें निकालना है के टीबी, तो यहाँ पे देखो जरा टीबी माइनस इसका मान कितना होगा शुद्ध विलायक का 373, यहाँ पर 373 रख दिया, बराबर क्वथनांक मोल कितना निकला है 0.104। अब हमें टीबी का मान चाहिए है, तो टीबी बराबर यहाँ पे क्या हो जाएगा, जे इस तरफ जाएगा तो प्लस का हो जाएगा 0.104, और ये माइनस का 373 बराबर के उस तरफ गया तो प्लस का 373 हो गया। और डेल ये टीबी बराबर क्या आ गया, टीबी बराबर यहाँ पर आ गया कितना, ये आ गया 373.104, ये आ गया। क्या पता चला, ये आंसर है। क्या पता चला कि पहले शुद्ध विलायक का क्वथनांक तो 373 था,
लेकिन जब इसमें विलय मिल गया तो क्वथनांक में वृद्धि हो गई। तो इस तरीके से हम इसका सवाल भी लगा सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा क्वथनांक और निर्ज्ञानी क्वथनांक हम ज्ञात कर सकते हैं। तो इसके बाद अब कल हम क्या करेंगे, कल पूरा ये चैप्टर समाप्त हो जाएगा। इसमें 2 नंबर और 3 नंबर के क्वेश्चन कैसे आना है, कोई भी सवाल हमें नहीं छोड़ना है। कल ये पूरा चैप्टर हो जाएगा और इसमें से जो अणुसंग गुणधर्म का जो अनियमित जो द्रव्यमान निकलता है, अणु द्रव्यमान निकलता है, वो हमारे कोर्स से हट गया है। तो सभी लोग इसको पूरा चैप्टर अपना पूरे सभी चैप्टर अपने अर्धवार्षिक परीक्षा तक हो जाएंगे। तो सभी लोग इसको नियमित रूप से देखें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हमें तुरंत ही लिंक मिल जाए, हमें लिंक का इंतजार ना करना पड़े। बहुत बहुत धन्यवाद।